विकल्प संकल्प की इतिश्री नहीं है, संकल्प की शुरुआत है। जितनी भी वैकल्पिक परीक्षाएं होती हैं जिनमें उत्तर सामने होते हैं, वह वास्तव में हमारे मन मस्तिष्क के अंदर क्या है उसको स्क्रैच करते हैं। हमने जो पढ़ा है, समझा है, उसको सामने देख करके हमारे मस्तिष्क में अपने आप उत्तर आ जाते हैं। विकल्प कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस पर हम विचार करें। एक तो सीधा सीधा विकल्प होता है, जैसे अपन कहते हैं साधारण विकल्प। ये कह दिया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती किस भाग में होती है। सीधा सीधा दे दिया, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और विद्यार्थी उसमें निशान लगा देता है कि पश्चिम में होती है। सामान्यतः ये एक साधारण सा प्रश्न लगता है कि सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है, और विद्यार्थी ने पढ़ा और उसको पश्चिम में लगा दिया। लेकिन वास्तव में इस प्रश्न का दूसरा तरीका भी है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में या निमाड़ में? इसी प्रश्न का तीसरा स्वरूप होता है, कपास की खेती कहाँ होती है? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में, निमाड़ में? या जिले का नाम दिया जा सकता है, खंडवा खरगोन में, होशंगाबाद में, रीवा सतना में, या फिर ग्वालियर मुरैना में। ऐसा प्रश्न करने में ये जो तीनों चार उदाहरण आपके सामने रखे, पहला उदाहरण सोयाबीन की खेती वाला, दूसरा उदाहरण रखा मिट्टी वाला, काली मिट्टी कहाँ होती है, तीसरा उदाहरण रखा कपास की खेती वाला। वास्तव में ये तीनों प्रश्न एक ही हैं, क्योंकि सबको पता है कि काली मिट्टी में कपास होता है, काली मिट्टी में सोयाबीन होता है, और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो पूरे महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और महाराष्ट्र से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उनमें काली मिट्टी होती है, और उनमें काली मिट्टी होने के कारण वहाँ सोयाबीन की अच्छी खेती होती है। तो ऐसे प्रश्न साधारण तो होते हैं, लेकिन बच्चों को उसमें आकलन करना पड़ता है, कुछ अनुमान लगाना पड़ता है, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ती है। दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है नकारात्मक प्रश्न। क्या होता है नकारात्मक प्रश्न? सामान्यतः पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समास का उदाहरण नहीं है। अब चार शब्द दे दिए, उनमें से किन में समास नहीं है ये बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये नकारात्मक प्रश्न होते हैं। अब ये नकारात्मक प्रश्नों के बाद एक और वैकल्पिक प्रश्न होता है जिसको कहते हैं कारण कथन वाले प्रश्न। इसमें दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य कथन होता है और दूसरा वाक्य उसका कारण होता है। जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, ये कथन है। कारण भारत में परिवार नियोजन के प्रति, जनसंख्या नीति के प्रति समाज में उतना अधिक जागरूकता नहीं है, या शासन जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित अभी तक नहीं कर पाई है, तो ये इसका कारण है। कई बार ऐसा होता है कथन एक होता है, कारण दो या तीन होते हैं, उनमें से कोई एक ही कारण सटीक बैठता है। तो ये कारण कथन वाले प्रश्न भी बार बार तैयार कराने चाहिए। इससे आलोचनात्मक बुद्धि का विकास होता है, समालोचनात्मक बुद्धि का विकास होता है, और पर्याप्त पढ़ना पड़ता है। चौथे प्रकार का एक प्रश्न और होता है, जैसे कहा एक्स सफेद रंग का होता है। यह सामान्यतः बघेलखंड में पाया जाता है, यद्यपि यह नगरों में नहीं जंगलों में होता है। एक्स क्या है? लोमड़ी, कुत्ता, सुअर या शेर?
तो सफेद शेरों का क्षेत्र किसे कहते हैं? बघेलखंड को कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी परिभाषा दे दी गई, और ये परिभाषा किसकी है ये बताना, ये एक प्रश्नों का स्वरूप होता है। इसमें का फलाना फलाना है, का ऐसा करता है। जैसे मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय गोस्वामी जी तुलसीदास जी के संबंध में बताना है, तो उन्होंने कहा का के पिताजी एक विद्वान पंडित थे, का जन्म से ही 32 दांतों के थे और राम बोले थे, ऐसा किंवदंती है। इन्होंने एक भारतीय परंपरा और संस्कृति को बहुत पूज्य और उच्च स्तर पर ले जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को उद्घाटित करने वाला महाकाव्य लिखा था। का कौन थे? तो ऐसा एक पूरा दे दिया, तो उससे पता लगाना कि ये जो विशेषताएं बताई हैं ये किसके जीवन चरित्र से संबंधित हैं, और ऐसा करके नीचे उत्तर दे दीजिए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। एक बात और मैं यहां बीच में टिप्पणी करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि जब 4 विकल्प हम देते हैं, 4 विकल्प बिल्कुल इस स्तर के होने चाहिए कि बच्चों को लगना चाहिए ये चारों में से सही कौन सा है। ये बड़ा कठिन काम है, चारों का लगभग मिलता जुलता स्वरूप होना चाहिए। अब मैंने यदि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम दिया है और शेष 3 लेखकों के नाम दे दें और रामचरितमानस लिखने की बात कह दें, तो ये विकल्प को तोड़ना है, विकल्प को सरल करना है। अतः विकल्प की रचना करते समय चारों विकल्प लगभग इस स्तर के हों, अगर कवियों से संबंधित है तो चारों कवि हों, लेखकों से संबंधित तो चारों लेखक हों, विज्ञान और अनुसंधान से संबंधित तो चारों विज्ञान अनुसंधान पर आधारित प्रश्न, ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो सही जोड़ी वाला विकल्प होता है, ये थोड़ा सा कठिन रहता है कई बार कि चार यहाँ पर आसाइड दे दिए जाते हैं, 4 वासाइड दे दिए जाते हैं, वो सुमेलित नहीं होते हैं, और नीचे उनके 4 उत्तर सुमेलित दे दिए जाते हैं। तो जोड़ियों को भी आप विकल्पों में स्थान दे सकते हैं। निम्न जोड़ियों में सही कौन सा नहीं है, ऐसा नकारात्मक प्रश्न भी आप जोड़ियों के माध्यम से दे सकते हैं। सुमेलित नहीं है, कई बार ऐसा रहता है कि कोई चीज ऐसी रहती है जो उससे मिलती जुलती नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा कहते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि निम्न में कौन सा संगत नहीं है, कौन सा असंगत है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया केला, सेवफल, अमरूद, टमाटर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं। अब चारों कुछ ऐसा लगता है कि खाने की चीजें हैं, लेकिन टमाटर सब्जियों में आती है, केला अमरूद फलों में आता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुसंगत नहीं है। कई बार हम हिंदी में जब देते हैं तो मान लीजिए 4 पर्यायवाची देते हैं, 1 पर्यायवाची नहीं है, तो जैसे कह दिया इनमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 पर्यायवाची दे दिए, 1 थोड़ा सा अन्य किसी का पर्यायवाची दे दिया, तो ये सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। संगत नहीं है, ऐसा प्रश्न भी बनता है। एक प्रश्न ऐसा ही बन सकता है जो निर्धारित क्रम में जमाने के लिए हो। जैसे मान लीजिए निम्नलिखित कवियों में से जन्म के घटते क्रम में बताइए। अब वो सबसे पहले कौन पैदा हुआ, उसके बाद कौन पैदा हुआ, उसके बाद कौन सा पैदा हुआ, उसके बाद कौन पैदा हुआ, ये क्रम हो सकता है। किसी भी कवि या लेखक की रचनाएं किस क्रम में लिखी गई, उसने सबसे पहले जब रचना करना शुरू किया तो क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद क्या लिखा, लास्ट में क्या लिखा। मुंशी प्रेमचंद की मान लीजिए रचना है, उसमें पहला कौन सा उनका उपन्यास था और फिर अंत में कौन सा था, ये बताना। तो ऐसा करके निर्धारित क्रम तय करना, ये क्रम पर आधारित भी हो सकते हैं, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न कैसे हो सकते हैं? सामान्यतः लोगों को लगता है कि ये तो बहुत सरल काम है, ऊपर का पूरा गद्यांश पढ़ लिया
नीचे 4-5 जो प्रश्न दिए रहेंगे, विकल्प भी उसमें मिलेंगे और उसको हम कर देंगे, तैयार कर देंगे। ये बहुत कठिन है, खासतौर पर जब हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं। तो मान लीजिए एक अपठित गद्यांश दे दिया, उस अपठित गद्यांश को कितना क्लिष्ट बना सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। अपठित गद्यांश के अंदर आप विभिन्न प्रकार के साइन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी शब्द के आगे आप स्टार लगा दीजिए, किसी शब्द के आगे आप हैज लगा दीजिए, किसी शब्द के आगे आप डॉट लगा दीजिए, किसी शब्द के आगे आप अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अलग अलग प्रकार के साइन, किसी को पाई बना दीजिए, किसी के आगे फाई बना दीजिए। और फिर आप बताइए, नीचे प्रश्न दे रहे हैं आप, दिए गए हैज वाले शब्दों के 4-4 पर्यायवाची लिखिए, दिए गए डॉट वाले शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, दिए गए स्टार वाले शब्दों का अर्थ बताइए। व्याकरण की पूरी परिपाटी उसके अंदर आ जाती है। क्या कभी अपठित गद्यांश को उसमें उत्तर जो दिए गए हैं उनको नीचे प्रश्नों के रूप में दे करके और छाट छाट के उत्तर लिखना समझना, इसकी बजाय ऐसे कुछ व्याकरण सम्मत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी एक वैकल्पिक परीक्षाओं का क्रम बन सकता है। कई बार वाक्यों का उचित क्रम में संयोजन करना, जैसे मान लीजिए निम्नलिखित 4 वाक्यों का अध्ययन कीजिए, का, खा, गा, घा, ऐसे 4 वाक्य। का में 1 वाक्य लिखा, खा में दूसरा वाक्य लिखा, गा में तीसरा वाक्य लिखा, घा में चौथा वाक्य लिखा। 4 वाक्य लिखे हैं। इन 4 वाक्यों को किसी कथानक के रूप में या किसी घटना के रूप में, किसी कहानी के रूप में आप यदि लिखते, यदि आप लेखक होते तो आप उसको किस क्रम में लिखते? सही क्रम में वाक्यों की रचना कीजिए। तो का, खा, गा, घा, का, गा, खा, गा, का, गा, घा, का, ऐसा करके जो भी क्रम बनता है वो क्रम बन सकता है। ये उचित क्रम वाला विषय भी आ सकता है। एक होता है एरर, सामान्यतः अंग्रेजी में आता है। वाक्य लिखा रहता है, उसके किस भाग में कहाँ पर कोई त्रुटि है, उस त्रुटि को छांटना पड़ता है, पता करना पड़ता है। ऐसा प्रश्न भी विकल्पों में दिया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो विकल्पों वाली परीक्षा है, विकल्प के माध्यम से जो परीक्षा दी जाती है, इसमें बहुत बड़े संकल्प और साहस की जरूरत होती है। ये सरल बात नहीं है, इसमें बहुत गहन और सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को ये सब सूक्ष्म अध्ययन की दृष्टि से ही वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश शासन ने ऐसा निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर 40% प्रश्न विकल्पों के होंगे, 40% प्रश्न सामान्यतः पाठ्यक्रम के अंदर के होंगे, लेकिन 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिन पर पसीना आएगा, जिन्हें कुछ क्रियाशील और अच्छे विद्यार्थी ही कर पाएंगे। वास्तव में यह 20% प्रश्न करने वाला क्रीम ही आगे जाके मध्य प्रदेश में श्रेष्ठ स्थान अर्जित करेगा। तो विद्यार्थियों की सहजता, सरलता, वो डिप्रेस ना हो, उत्तीर्ण तो हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि श्रेष्ठता स्थापित रहे, श्रेष्ठ विद्यार्थियों का सम्मान और उनके लिए आगे बढ़ने के सारे आधार अपने आप खुलते जाएं, मिलते जाएं। इस बात की भी तैयारी करनी चाहिए। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण की जो ये परीक्षा शासन के द्वारा आयोजित होने वाली है, समस्त शिक्षकों को, विद्यार्थियों को इसको बहुत अच्छे से करना, विद्यार्थियों को बहुत विस्तार से समझाना और उसके बाद बहुत ईमानदारी के साथ ऐसी परीक्षाओं को आयोजित करना अपेक्षित है। इसके कारण ही अपने प्रदेश का नाम देश के अंदर आगे जाएगा। अन्यथा आंकड़े बहुत अच्छे होंगे, परिणाम शून्य होगा तो भी मजा नहीं आएगा। अतः परिणाम के साथ प्रतिभा का भी विकास हो जाए, ऐसा प्रयास हमारे गुरुजन करेंगे।
ऐसी अपेक्षा है। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण का जो विषय मैंने सुना उससे प्रेरित होकर के मैंने भी बात आपके सामने रखी है। हमें उम्मीद है कि शिक्षक साथी इसमें उत्साह दिखाएंगे और विद्यार्थियों के लिए अति उत्साह से अगले परीक्षण की तैयारी कराएंगे। नमस्कार।